हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोटोनिक ईडीयू। आज हम बात करेंगे फिज़िक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर एनालिसिस के बारे में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह फिज़िक्स से रिलेटेड हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देखते हैं। तो वेक्टर जानने से पहले हम देख लेते हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं। तो स्केलर्स की डेफिनेशन ये कहती है कि जिन क्वांटिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वे सारी की सारी क्वांटिटीज़ स्केलर्स के कैटेगरी में आती हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि डिफाइंड वैल्यू होती है। अगर किसी भी क्वांटिटी में एक डिफाइंड सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड वैल्यू होती है या फिर मैग्नीट्यूड होता है तो उसको हम स्केलर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, डिफाइंड वैल्यू का मतलब है अगर आप मास देख लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, तो वो किलोग्राम, ग्राम या सेंटीग्राम जो भी है उसमें ही होगा। उसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन वगैरह तो होती नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। इसी तरह आप देख लीजिए, अगर आप टाइम मेज़र करते हैं तो टाइम की भी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है कि स्पेसिफिक आप कह देते हैं कि 20 सेकेंड, 10 सेकेंड जो भी है। इसी तरह से आप टेम्परेचर देख लीजिए। टेम्परेचर भी क्या होता है, या तो आप देखेंगे किसी चीज़ की आप टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो वो या तो हाई होगी या लो होगी, एक स्पेसिफिक डिफाइंड नंबर होगा वो, उसमें कोई डायरेक्शन डिपेंडेंट कुछ नहीं होता है। इसीलिए जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होती है सिर्फ और सिर्फ, उसको हम स्केलर की कैटेगरी में रखते हैं। आइए देखते हैं कि अब एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं। जैसे कि आप देखिए कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, और ये 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस तरह से जा रही है। आप मान लीजिए कि इसकी जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें कुछ डिफाइंड तो है नहीं कि किधर जा रही है या फिर किस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए हम जो स्पीड है उसको हम स्केलर की कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह आप देख लीजिए, ये जो वेट है, ये हमारा जो एक ब्लॉक है इसका वेट हमने मान लिया कि ये 5 ग्राम का है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, सिर्फ एक वैल्यू है मास की जो कि डिफाइन करती है ये 5 ग्राम का है, इसीलिए ये स्केलर है। अब आइए देखते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि वे सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड होता है साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, तो वे सारी की सारी क्वांटिटीज़ वेक्टर की कैटेगरी में हम रखते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आप सिर्फ फिर यही ब्लॉक ले लीजिए। अब मैं कहूँ कि ये जो ब्लॉक है ये 30 या फिर आपको कोई भी ले लीजिए एक वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर मैं कहूँ नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो यहाँ से ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमको यहाँ क्या क्या मिला, हमको यहाँ पे देखिए 5 ग्राम इसका मास भी है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है, साथ ही साथ एक हमको डायरेक्शन भी मालूम चली कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप देखिए कि जैसे ये ब्लॉक है और मैं कहूँ कि इस पर मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया जो कि था 3 न्यूटन का मैंने फोर्स अप्लाई किया, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया। ये देखिए, तो आप देखेंगे कि एक मैग्नीट्यूड है फोर्स का, कितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिफाइन होता है, उस सारी की सारी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। अब आइए देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। कोई भी क्वांटिटी वेक्टर या स्केलर है उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। आपने देखा होगा कि टाइम जो लिखा होता है किसी भी, कहीं भी अगर आप देखेंगे कि टाइम लिखा होता है या तो इस तरह से लिखा होता है 3 सेकेंड, जबकि आपने देखा होगा कि फोर्स जो लिखा होता है वो इस तरह से लिखा होता है। या फिर आप वर्क ही ले लीजिए,
वर्क ले लीजिए तो वर्क भी 30 जूल। इस तरह से आप देखेंगे कि जो लिखा होता है, आप देखेंगे कि वेलोसिटी जो लिखी होती है वो भी होती है, मान लीजिए हम ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, इस तरह से लिखी होती है। तो हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को सिंपली इसी तरह से डिफाइन करते हैं। अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम सिंपली इस तरह से लिख देंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि ये स्केलर है। लेकिन वेक्टर के केस में क्या होता है, हम जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को लिखते हैं उनके ऊपर एक एरो लगाते हैं। एरो का क्या मतलब है, यहाँ आप देखिए कि एरो का ये जो मतलब होता है, एरो इस तरह से होता है। आप देखेंगे इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका हेड होता है और एक होता है टेल। आप इस तरह से समझिए कि ये जो एरो है, मैं मान लेता हूँ कि अगर ये फोर्स के ऊपर किसी लगाया जा रहा है, तो अगर मैं इस ब्लॉक को, ये जो 5 ग्राम का हमारे पास ब्लॉक है, इसको मैं यहाँ पे रख दूँ टेल के पास, तो अब देखिए ये जो हेड है ये इसकी डायरेक्शन बताएगा और ये जो टेल है, टेल के ऊपर मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये देखिए अगर मैं यहाँ से टेल से, क्योंकि आप देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इधर से ही धक्का देंगे, यहाँ से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये एरो बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एरो, ये जो एरो की टोटल लेंथ हो जो होती है, मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करूँगा, ये देखिए जो एरो की टोटल लेंथ होती है वो डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड कितना है। यानी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड, उसका कितना वैल्यू है, वो डिफाइन करने के लिए हम इस एरो की लेंथ को दिखाते हैं। इस एरो की जितनी भी लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड डिफाइन करेगा। और ये जो हेड होता है, यानी कि ये जो एरो का निशान है यहाँ पे, ये हेड जो होता है वो डायरेक्शन डिफाइन करता है। यानी कि अगर आप देखिए कोई भी क्वांटिटी, अगर मैं कह दूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 30 न्यूटन का, तो यहाँ पे ये जो वेक्टर का साइन जो बता रहा है, ये जो एरो बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो लेंथ है यानी कि 30 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है और ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन बता रही है। इसी तरह से आप जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनके ऊपर एक छोटा सा एरो लगाते हैं। एरो का जो टेल होता है और हेड होता है, तो जो लेंथ होती है एरो की वो डिफाइन करती है कि मैग्नीट्यूड कितना है, और जो हेड होता है वो डिफाइन करता है कि डायरेक्शन क्या है। आइए अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक कोई वेक्टर है ए, और अब हमको इसको डिफाइन करना है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मान लिया हमारे पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हमारा जो वेक्टर होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा। ये जो हमारा वेक्टर है ये बता रहा है ये कोई वेक्टर है, इसकी पोजीशन है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ या फिर पोजीशन आप कह सकते हैं, ये डिफाइन कर रहा है ये ए वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर के दो कंपोनेंट भी हमारे पास आ जाते हैं। वो किस तरह से हम निकालते हैं, हमारे पास एक कोई वेक्टर ए है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा, और एक होगा एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट को हम मान लेते हैं ए वाई है, और एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को हम मान लेते हैं ए एक्स है। तो जो ए वाई कंपोनेंट है वो होता है ए साइन थीटा, और जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होता है वो होता है ए कॉस थीटा। यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बना होता है वो होता है। यानी कि अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, कोई वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा वाई कंपोनेंट है इस वेक्टर का, और एक्स कंपोनेंट ये है हमारा। अब आप देखिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। हम किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, आप देखते होंगे कि ये लिखा होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं मॉड ए भी लिखा होता है, और इसी तरह से आप देखेंगे ये बोल्ड लिखा होता है या फिर मॉड में जो लिखा होता है। इन दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर।
दिस ए वेक्टर इज, ये मैग्नीट्यूड है इसका। तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड कैसे करते हैं? तो जी अब देखिए, या तो ये मैं ये ए लिख दूँ या फिर आप सिंपली मॉड ए भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों का सेम का मतलब यही होता है कि मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हमारा होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। अब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, अब आपने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एंगल को फाइंड करने के लिए सिंपली हम इस्तेमाल करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अपॉन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो इससे हमको ये जो एंगल है वेक्टर और एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में, हमको वो मालूम चल जाता है। आइए अब देखते हैं कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यूनिट वेक्टर। तो जो यूनिट वेक्टर होता है इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, यानी कि जितने भी वेक्टर हैं हमारे पास, अगर उनका मैग्नीट्यूड 1 है तो हम उनको यूनिट वेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे। अब देखिए, यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कैसे डिफाइन तो आप कर ही दिए हैं कि उसको जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको आप यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसको लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैप का। यानी कि आप देखिए, अगर मैं कहूँ कोई वेक्टर ए है मेरे पास, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है, यानी आप कह दीजिए इस तरह से, कोई वेक्टर ए है यानी कि ए एक्स प्लस ए वाई कॉम्पोनेंट ये है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में ये ए हमारा यूनिट वेक्टर है और वाई डायरेक्शन में ये हमारा ए वेक्टर है। यानी कि आप इस तरह से देखिए, अगर मैं कहूँ कि एक्स कैप लिखा हुआ है, इसको कैप बोलते हैं, अगर एक्स कैप लिखा होता है तो इसका मतलब है एक्स एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है। इसी तरह आप वाई कैप ले लीजिए, जी कैप ले लीजिए, चाहे जैसे भी आप ले लीजिए, तो इसका मतलब यही है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ये जेड जी एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे है। तो इसी तरह से आप एक वेक्टर को भी लिख सकते हैं। आप मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसका मतलब ये है कि जो ए वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट आई है, ये इस तरह से ये यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में है और इसकी डायरेक्शन भी इस तरह से ये डिफाइन करता है। आपने देखा ना कितना आसान है ये वेक्टर्स। तो अभी हमने देखा कि वेक्टर टाइप में यूनिट वेक्टर देखा है। दूसरा टाइप होता है ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिस तरह से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, इसी तरह से ज़ीरो वेक्टर कोई भी है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है, लेकिन एक डायरेक्शन उसकी क्या होती है। तो ज़ीरो वेक्टर का आपने देखा कि मैग्नीट्यूड 0 होता है, लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो अनडिफाइंड होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि एक कोई ज़ीरो वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा होता है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड ओवरऑल है वो क्या है, वो 0 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी हमने डिफाइन कर दी। तो इस तरह से कोई भी वेक्टर अगर ज़ीरो वेक्टर है तो वो डिफाइन होगा इस तरह से, उसकी डायरेक्शन रैंडम हो सकती है और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 0 होगी। इसी तरह से आप देखिए कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स इसी तरह से लीनियरली होते हैं तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। आई बात समझ में आपको? अगर ए वेक्टर ये है और बी ए वेक्टर इस तरह से है, एक ही लाइन में हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। इसी तरह से आप देखिए वेक्टर्स के टाइप में एक और टाइप होता है, वो होता है कि कोप्लानर।
कोप्लानर वेक्टर्स। तो जो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं वो अगर कोई दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में अगर हैं तो उनको हम कहेंगे कि कोप्लानर वेक्टर्स हैं। जैसे कि आप देखिए कि मेरे पास ये मैंने इसको मान लिया कि एक प्लेन है और इसमें मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि इनको मैंने डिफाइन कर दिया है, ये इस तरह से है, तो दोनों एक ही प्लेन में होंगे। चाहे मैं इसकी डायरेक्शन किसी भी तरह से कर दूँ, एक को इस तरह से कर दूँ, एक को इस तरह से कर दूँ, तो ये एक ही प्लेन में डिफाइन हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, यानी कि अभी हमने देखा कि मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, ऑलवेज कोप्लानर, यानी कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, बट इन केस ऑफ थ्री वेक्टर्स मे बी दे कुड बी और मे बी दे आर कोप्लानर वेक्टर्स, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर अगर इस तरह से हैं तो हम कहेंगे कि एक ही प्लेन में है, यानी कि कोप्लेनर है। अगर मैं कहूँ कि ये इस तरह से है तब तो आप नहीं कहेंगे कि ये कोप्लानर वेक्टर है, क्योंकि आप देखिए ये दोनों तो हमेशा एक ही प्लेन में है, लेकिन ये तीसरा एक प्लेन में नहीं है। चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, चाहे आप इसको इस तरह से कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये तीनों एक ही प्लेन में नहीं है। तो आपने देखा कि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लानर हो सकते हैं, लेकिन अगर तीन वेक्टर्स हैं तो ज़रूरी नहीं कि तीनों के तीनों कोप्लानर हो, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे। मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो कब मैं कहूँगा कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि इक्वल है, एक जैसे है। तो उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर वेक्टर ए सेम डायरेक्शन में है और वेक्टर बी भी सेम डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है कि सेम हो, तो हम कहेंगे कि दो वेक्टर्स इक्वल है। ऐसे आप देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स और एक्स डायरेक्शन में है, और एक वेक्टर बी है मेरे पास, उसका भी मैग्नीट्यूड 3 है और एक्स डायरेक्शन में है, तब मैं कहूँगा कि मेरे पास जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी दोनों इक्वल हैं। यानी कि आपने देखा कि अगर दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तब वो इक्वल वेक्टर्स कहे जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मैं कह दूं कि ये वाई डायरेक्शन में है, तब ये इक्वल नहीं रह जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन भी डिफरेंट हो जा रही है और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो जा रही है। आइए अब देखते हैं कि वेक्टर शिफ्टिंग क्या होता है। जैसे कि आप देखिए कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, तो दो टाइप का शिफ्टिंग भी होती है। आप देखिए कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है, अगर मैं कहूँ कि इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आ दूँ, तो मैंने इसकी जो पोजीशन थी उसको शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, जैसे कि आप देखिए शिफ्टिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं दो वेक्टर एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, या फिर आप एंगल फाइंड करने में, दो वेक्टर के एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है उसको फाइंड करने के लिए आप शिफ्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शिफ्टिंग किस तरह से होती है, शिफ्टिंग आप करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, चाहे आप आगे की तरफ इस तरफ कर दिए तो ये हो गया पैरेलल शिफ्टिंग हो गया। तो इसी तरह से आप शिफ्ट कर लेते हैं। आप एक एग्जांपल देख लीजिए इसका। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है, अब मैं कहूँ कि क्या ये दोनों को मतलब पैरेलल हैं या नहीं, या फिर आप कह दीजिए कि इन दोनों के बीच का मुझे एंगल फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो फाइंड करने के लिए आप करते हैं, इसको आप शिफ्ट कर दीजिए। अभी आपने देखा कि इसको हम शिफ्ट कर देंगे, तो अगर मैं इसको यहीं रहने दूँ और इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे ला दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब मुझे मालूम चल जाएगी इन दोनों के बीच की एंगल।
आप देखिए इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए। तो आप देखिए कि इन दोनों के बीच का मैं एंगल फाइंड कर सकता हूँ, यानी कि ये अगर देखूँ कि मैं 90 डिग्री है तो ये हम कह सकते हैं कि ये 45 डिग्री है। इसी तरह से आप देखिए एक और एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक वेक्टर इस तरह से है और एक वेक्टर मेरे पास यहाँ पे इस तरह से है, और मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच का मुझे एंगल फाइंड करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो सीधी सी बात है, आप इसको सिंपली शिफ्ट कर दीजिए। तो शिफ्ट करेंगे तो ये वेक्टर तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसको मैं शिफ्ट कर दूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखिए, आप बना लीजिए तो ये भी आ जाएगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब आप देखिए कि ये क्या हो सकता है, ये टोटल 90 डिग्री है, तो यानी कि आप इसको कह सकते हैं 45 डिग्री। इसी तरह से पैरेलल शिफ्टिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एंगल फाइंड करने के लिए दो वेक्टर्स के बीच का। कि दो वेक्टर्स का एडिशन किस तरह से होता है, यानी कि एडिशन। तो एडिशन करने के लिए कुछ रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले हमको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो शिफ्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर शिफ्ट करना है तो उसका हम मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, और दूसरा उसकी डायरेक्शन को भी हम चेंज नहीं करेंगे। एडिशन के केस में ये करते हैं। और एक चीज़ होती है उसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों दो वेक्टर्स का जो एडिशन आता है उसको हम फाइनल रिजल्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। तो देखते हैं, अगर हमारे पास एक वेक्टर इस तरह से है और एक दूसरा वेक्टर मैं ले लेता हूँ कि इस तरह से है। अब मुझे ऐड करना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो मुझको इन दोनों को ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं शिफ्टिंग करूँगा। क्यों करूँगा शिफ्टिंग? क्योंकि इन दोनों को ऐड करना इस तरह से पॉसिबल नहीं है जब तक कि ये दोनों एक साथ हों नहीं। तो शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग कैसे करेंगे? तो शिफ्टिंग करने के लिए हम इसको, इस वेक्टर को इसी तरह से उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, यानी कि इस वेक्टर को मैं यहाँ उठा के इस तरह से रख दूँ, तो आप देखिए कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई है। आप देखिए शिफ्टिंग इस तरह से हमने की है कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी चेंज है नहीं हुई है। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले वेक्टर के टेल से टेल को जोड़ते हैं, और दूसरे कलर का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, और जो दूसरा वेक्टर है उसके हेड से हेड को हम जोड़ लेते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये आ जाता है। तो यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट आया वो आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी तरह से कोई भी जो वेक्टर है उसको हम ऐड कर सकते हैं बिना उसकी डायरेक्शन को चेंज किए। अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तब क्या होगा? तो मान लीजिए अगर मेरे पास एक वेक्टर मेरे पास ये रहा वेक्टर ए, और एक वेक्टर मेरे पास ये वेक्टर बी है। तो मैं क्या करूँ, अगर इसमें इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो कैसे फाइंड करेंगे? ये देखिए आप वेक्टर बी है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, यानी कि मैं इसको शिफ्ट कर दूँ इस तरह से, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ पे अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट टेल और ये, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है। तो ये हो गया वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं? तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक वेक्टर यूनिट वेक्टर ए है जो है कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6z कैप, और दूसरा वेक्टर है बी जो कि है 12i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5z कैप। तो दो यूनिट वेक्टर का एडिशन किस तरह से करेंगे? इसका सिंपली होता है कि आप जो होता है कि x जो डायरेक्शन, जैसे आप देखिए कि i कैप है और i कैप है, तो ये जो है i को i के साथ जोड़ेंगे, जो डायरेक्शन x वाली है उसको x वाली डायरेक्शन के साथ, y वाली डायरेक्शन को y डायरेक्शन के साथ, और z वाली डायरेक्शन को z वाली डायरेक्शन के साथ।
तो जो रिजल्टेंट, मान लीजिए मेरे पास रिजल्टेंट आर है, तो इन दोनों का एडिशन मैं करूँगा तो सिंपल ये हो जाएगा कि 3 और 12 हम जोड़ देंगे, क्योंकि आई जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 15 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 11 जी कैप। तो जो रिजल्टेंट आया दो यूनिट वेक्टर्स का एडिशन का, वो इस तरह से है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी आप कर देंगे, अगर दो यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनको सब्ट्रैक्शन आप कर देंगे, क्योंकि आई के साथ जोड़ेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जे के साथ, जी के साथ। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं सारे वेक्टर्स के लिए। एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सिंपल। हमारे पास इस टाइप का एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वेक्टर ये दिया हुआ है ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर सी है वो कहाँ पे आएगा, किस तरह से आएगा। आइए इसको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको प्लॉट कर लेते हैं। एक्स वाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई और जे ही है, सिर्फ जी तो है नहीं, तो इसलिए हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको प्लॉट करते हैं। तो आइए देखिए हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से है, हमने इसको ले लिया। अब हमारे पास एक वेक्टर हमने मान लिया कि ए जो वेक्टर है वो है 4.3 आई कैप माइनस 1.7 जे कैप। तो इसको हम प्लॉट करेंगे। जैसे आप देखिए कि ये हमारा एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। ये पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई और ये नेगेटिव एक्स। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए ए की वैल्यू जो है वो है 4.3 आई कैप, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और जो वाई वाला है कंपोनेंट इसका वो -1.7, यानी कि एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और वाई एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है, आप इधर देखिए इसे, वाई एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसको हम प्लॉट करेंगे इस तरह से, यानी कि पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई वो इस तरह से आएगा। मान लिया कि हमने ये ए वेक्टर है, और इसी तरह से बी वेक्टर जो है वो ये है कि जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव है यहाँ पे, और जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, यानी कि आप देखिए कि यहाँ पे है, क्योंकि नेगेटिव एक्स इधर आएगा, पॉजिटिव एक्स इधर आएगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा सी वेक्टर आएगा वो किस तरह से आएगा। तो जो सी वेक्टर आएगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए हम सिंपली इसको हम शिफ्ट कर देते हैं बिना इसकी डायरेक्शन को चेंज किए। चेंज करने से पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमको मालूम तो है नहीं कि हमारा जो रिजल्टेंट आया है वो कहाँ पे है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट ऑफ ए प्लस एक्स कंपोनेंट ऑफ बी दोनों को ऐड कर लेते हैं, और इसी तरह से सी वाई सी एक्स, और वाई कंपोनेंट के लिए हम ए के वाई कंपोनेंट को ऐड करते हैं प्लस बी के वाई कंपोनेंट। तो आप देखिए कि हमारा जो सी एक्स है, ए का एक्स कंपोनेंट है 4.3 आई कैप, और बी का एक्स कंपोनेंट है वो है -2.9 आई कैप। तो जो सी एक्स कंपोनेंट है वो आ रहा है हमारा, इन दोनों को आप माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। तो जो सी का एक्स कंपोनेंट है वो आया 1.4 आई कैप पॉजिटिव। अब वाई कंपोनेंट के लिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो वाई कंपोनेंट जाएगा, आप देखिए कि ए का वाई कंपोनेंट है वो है -1.7 जे कैप, और बी का जो वाई कंपोनेंट है वो है +2.2 जे कैप। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो वाई कंपोनेंट जो आएगा वो होगा, तो जो सी का आया वो आया +0.5 जे कैप। अब हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ओवरऑल जो, आप इसे देखिए इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सी आया वो आया है, एक्स कंपोनेंट इसका आया है 1.4 आई कैप, और जो वाई कंपोनेंट आया है वो +0.5 जे कैप। इसे देखिए, तो अब देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो हम जो रिजल्टेंट है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो ये आया। इसी तरह से हम इसको, आंसर आ गया हमारा। इसकी आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन में है।
आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन ये है कि एक कार है, वो ईस्ट की तरफ जा रही है 32 किलोमीटर ईस्ट गई है। पहले 32 किलोमीटर ईस्ट गई है और फिर उसके बाद ये नॉर्थ की तरफ टर्न हो जा रही है। अगर ये ईस्ट है तो नॉर्थ इधर हो जाएगी। तो टर्न करने के बाद नॉर्थ की तरफ ये 47 किलोमीटर यानी 47 किलोमीटर चलती है और वहीं जाके रुक जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि रिजल्टेंट वेक्टर की लोकेशन क्या होगी। रिजल्टेंट, मैं क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ देता हूँ, वो इंग्लिश में क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल ड्यू ईस्ट on a level road for 32 kilometer. It then turns due north at an intersection and travels 47 kilometer before stopping. Find the vector that indicates the resulting location of the car. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि हमको सारी चीज़ें मालूम ही हो गई हैं। तो रिजल्टेंट आप देख लीजिए, अभी हमने देखा था दो वेक्टर्स का एडिशन किस तरह से करते हैं। इसके हेड को टेल्स में मिला दिया तो रिजल्टेंट आएगा पहले वेक्टर के टेल, और इसको हम ऐड कर दें। अगर मैं इसको दूसरे तरह लिख लेता हूँ, ये वेक्टर बी है, इसको मैंने वेक्टर बी मान लिया, जो है कि 47 किलोमीटर नॉर्थ, और जो हमारा वेक्टर ए था ये है 30 किलोमीटर ईस्ट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो आया हमारा ये इस तरह से। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, इसको मैंने मान लिया कि r। तो जो हमारा r आया वो कैसे आएगा, इसमें आप देखिए कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम ही होगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। तो पहले वेक्टर का स्क्वायर क्या है, 32 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर। तो जो फाइनल आएगा रिजल्टेंट वो आएगा 57 किलोमीटर। अब आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, यानी कि एंगल बिटवीन देम कितना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, tan थीटा इज इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट, यानी कि वाई एक्सिस पे जो है वो है b, ये है कि आपका 47/32। तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.47। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स ऑफ 1.47, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 56 डिग्री। तो अब देखिए इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे। हमको डायरेक्शन भी मालूम चल गई, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है, हमको डायरेक्शन भी मालूम चल गई है। तो जो इसका आंसर हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि जो वेक्टर आर है, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 57 किलोमीटर, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 56 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। यानी कि आप इसको अगर प्लॉट कर लीजिए यहाँ पे, तो मैं कहूँ अगर मेरे पास ये जो वेक्टर ए था, मेरे पास ये था वेक्टर ए और वेक्टर बी ये है हमारे पास, तो जो रिजल्टेंट आया ये जो वेक्टर है वो एंगल 56 डिग्री बना रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसको हमने ईस्ट माना, इसको हमने नॉर्थ माना, तो ये जो डायरेक्शन आएगी वो ये होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इस तरह के आप जितने भी क्वेश्चन हैं उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्केलर वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, और सिंपली हम देखेंगे डाइवर्जेंस और कर्ल का थ्योरम। उसके बाद हम बात करेंगे मोशन और रिलेटिविटी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।